जी, आप नए आए हैं, ज़रा शॉर्ट इंट्रो करा दें, स्टार्ट ले लेते हैं। नहीं, बैठें, बैठें, बैठें। अच्छा, एक और भी मैट्रिक वाली ऐड हो गई है। सारे मैट्रिक के, माशाल्लाह। अच्छा, और बस आपके मार्क्स कितने थे 9th में? अभी फ्रेश एग्ज़ाम्स दिए आपने? सही। और कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं आप? अटक? पठान तो नहीं हो? हाँ, क्यों अटक तो बॉर्डर है ना, फिर आगे केपी के है, इस साइड में पंजाब है। अच्छा, पिंडी। सही, 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 सही। आज वो एक और मस्तूरा गायब है। हाँ? आप तो अलहदा आई हैं, लेकिन आपकी कज़न है ना, आपने नहीं पूछा? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक? यार इनको नोट्स देने थे, आज हमने ज़रा ज़्यादा पढ़ना है। हो जाएंगी? कि, किस टाइम तक हो जाएंगी? आधे घंटे तक, 40 मिनट तक? बस कोशिश करें 8 से पहले ला के दें। सही है? क्योंकि उसमें एक टॉपिक एडिट है ना, वो मैंने लास्ट में पढ़ाना है। एक दो टॉपिक्स तो है अभी मेरे पास, वो मैं पढ़ा दूंगा। सही है? चलें। चलें, बाकी गपशप बाद में लगाएंगे क्लास के बाद, टाइम कम है, तो हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आपने ये करना है कि क्लास के बाद उनसे बात करके कोऑर्डिनेशन, ये पीछे ऑफिस है मिसरिदा से, कि आपको जो पिछले वाले लेक्चर्स है वो मिल जाए। मिले हैं वैसे? नहीं मिले? तो सही है, बस हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा। एक तो ओरिएंटेशन सेशन हमारा हुआ था, बाकी कोई सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारी दूसरी क्लास में बात हुई थी। फिर तीसरी क्लास में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांजैक्शन। ये ईज़ी है, इसमें कोई ज़्यादा वो चीज़ें नहीं, आगे वाला टॉपिक इससे रिलेटेड नहीं है। तो ये आपकी उस क्लास में कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही है? आप उन्हें बता दें, मैं भी उन्हें बता देता हूँ कि आपको आज ही लेक्चर्स मिलें। सही है? तो कोशिश करिए वो आज आप देख लें, ताकि कल या परसों हम जो भी पढ़ें और फिर आपको उसमें इश्यूज़ ना हो। सही है? हाँ जनाब, तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। सबसे पहले तो बताइए किसी डिपार्टमेंट का नाम, कोई भी फंक्शन हो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैंने पढ़ाए थे। प्रोडक्शन, परचेजिंग, फाइनेंस। ज़बरदस्त। आपने क्लास ही नहीं ली? नहीं यार, बाकी तो छोड़ें, आप क्यों नहीं आए? मतलब गर्ल्स वाले ग्रुप में तो चलो मैसेज नहीं होता। वो आप लोगों को लिंक शेयर हुआ था? लिंक आपके ग्रुप्स में आए थे ना? तो आप लोगों ने क्लास ली? आप लोगों ने तो ली है ना? आपने नहीं ली? आप ग्रुप में नहीं है? आप भी नहीं हो? यार जनाब, यार ये दो अभी तक ग्रुप में नहीं है, और ये मैंने मिस रिदा को खुद पर्सनली मैसेज करके बताया था कि सारों को ग्रुप में ऐड कर दें। अब एक वो परसों वाली क्लास नहीं हुई है, और वही क्लास के जो लिंक शेयर हुए हैं ग्रुप में, वो उस ग्रुप में ये दोनों ऐड ही नहीं है, तो उस लिंक के शेयर करने का क्या फ़ायदा? नहीं, लेकिन ये तो कोऑर्डिनेशन का है ना, कि इनके जो नंबर्स उनके पास आ रहे हैं वो खुद ब खुद ऐड कर दें। आप लोगों को लिंक शेयर नहीं हुए? यार ये आज प्लीज़ वो करा दें इन दोनों का, जिसकी तरफ से भी इशू है, स्टूडेंट की तरफ से या कोऑर्डिनेशन की तरफ से, लेकिन काइंडली करा दे। बहुत मिसकम्युनिकेशन होती है। मैंने परसों क्लास ली, अब आज इनको पता ही नहीं है क्लास में क्या हुआ है। तो आगे के सारे टॉपिक्स लिंक्ड होते हैं ना, फिर मज़ा नहीं आता क्लास में, उनको पता ही नहीं है, वो सारी चीज़ें ऊपर से गुजर जाती है। तो फिर फॉर्मेलिटी, मैं नहीं चाहता कि क्लास सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर मैं लूँ और चला जाऊँ। सही है?
तो आप लोग भी ज़रा एक्टिव रहो यार। मैंने आप लोगों को पहले क्लास में बताया था कि आप लोग कोऑर्डिनेशन के साथ वो एक्टिवली कनेक्टेड रहे। जो भी कम्युनिकेशन हो, जाके कोई मसला हो बता दें उनको, यार मैं ग्रुप में एडेड नहीं हूँ, कोई मसला है मुझे, जो भी है, मेरी एडमिशन नहीं हुई, फॉर्म्स अभी तक रह रही हैं, सारी चीज़ उनके साथ कम्युनिकेट कर लिया करें। आपकी क्लास, दोनों क्लास के बीच में 1.5 घंटे का टाइम होता है, सही है। अभी इतनी पढ़ाई भी तो नहीं है ना कि आप कहें कि यार बस किताब से तो मैं इधर उधर जा ही नहीं रहा और तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। सही है, सही है। वो बाकी आई थिंक इनको, हाँ वो नए फॉर्मेट के मिल गए थे ना, बस सही है, सिर्फ आज के टॉपिक ही देते। अच्छा चले, कोई मसला नहीं है, चल करे आज की क्लास में, सही है। चले, हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन। और अच्छा यार ये मुझे बताओ, प्रोडक्शन किसने कहा? आपने। और परचेजिंग किसने कहा? आपने। पहले प्रोडक्शन आती है परचेजिंग? परचेजिंग, परचेजिंग आपने क्लास ली थी? पहले प्रोडक्शन आती है कि परचेजिंग? क्यों? हाँ तो बनाने से पहले ही क्या खरीदना पड़ता है? एग्जैक्टली हाँ, एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट वो जो बन के बाहर जा रहे हैं, आप बेच रहे हो, सही है। तो बेचने से पहले आपने बनाना है, और जो आप बना रहे हैं वो आप रॉ मटेरियल, जो कि इंग्रेडिएंट्स होते हैं उस चीज़ के, जैसे आप कोई कुकिंग करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, उसमें मसाले यूज़ होते हैं, उसमें कुकिंग ऑयल यूज़ होता है, जो आप चिकन अगर बना रहे हैं तो भाई चिकन भी यूज़ होता है। तो ये उसका, उसके रॉ मटेरियल्स, और जब बन जाती है कढ़ाई फॉर एग्जांपल, तो फिर फिनिश प्रोडक्ट, फिर आगे बेचते नहीं हो, फिर वो आप खाते हो। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अब इसका क्या मतलब है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट? इसका मतलब है कि हमने जो ऑर्गेनाइजेशन की डिफिनीशंस पढ़े थे, डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल मिलते हैं और वो फिर इकट्ठे काम करते हैं, और काम क्यों इकट्ठे करते हैं? ताकि वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करें। फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं, एंड नॉन बिजनेस और नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं, सही है। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि एक का मकसद होता है प्राइमरी गोल प्रॉफिट कमाना, दूसरे का जो है वो मकसद होता है, प्राइमरी मकसद उनका प्रॉफिट कमाना नहीं होता, पैसे कमाना नहीं होता, लेकिन सेकेंडरी गोल्स में वो कहीं ना कहीं फॉल कर रहा होता है, सही है। यानी वो लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं, इन शॉर्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का मतलब ये है कि वो जो हमने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी थी, कोई भी किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से फ्लो करती है, या अगर शॉर्ट अल्फाज में या इजी अल्फाज में बता दूं, तो वो ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी मैनेजमेंट बैठी है, मैनेजमेंट के लोग बैठे हैं, वो किस तरीके से उनको डिवाइड किया गया है, कौन ऊपर आता है कौन नीचे, फिर उसके बाद सीनियरिटी लेवल के लिहाज से, ये एक पूरी हायरार्की जो है, एक सीढ़ी टाइप, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कहते हैं, सही है। तो आज हमने वो पढ़ना है। अब ये तो सिंपल है यार, ये तो हर किसी को पता है कि अगर कोई भी है इदारा, आपने वैसे देखे भी होंगे, सबसे जो ऊपर वाले लोग होते हैं डायरेक्टर लेवल के, जूम कर लो। अच्छा, तो सीनियर मैनेजमेंट के लोग ऊपर होते हैं, फिर उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट, एंड फिर लास्ट में जूनियर मैनेजमेंट, सही है। कई ट्रेनीज हैं, इंटर्न्स हैं, तो वो सबसे नीचे काम कर रहे होते हैं। अब ये आप लोगों ने पढ़ना है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। पहले क्लास में मैं एक एक लफ्ज़ समझाता था, जहाँ पे ज़रूरत आए तो मैं एक एक लफ्ज़ भी समझाऊंगा कि यार ये ट्रिकी वर्ड है, ये की वर्ड है, सही है। लेकिन ये जो मैंने इतनी चीज़ें लिखी हैं, वैसे नोट्स में टीचर्स नॉर्मली ये कर रहे होते हैं कि वो अपनी वो ये हैं कि वो अपनी ही लिखाई कर रहे होते हैं कहीं पे किसी नोट पैड वगैरह में, और या वन नोट पे, और बस फिर स्टूडेंट्स को रीड करने के लिए नोट्स देते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई बुक्स पढ़े, सही है। तो मैंने नोट्स इस तरीके से बनाए हैं कि उसमें पढ़ने का अच्छा खासा मटेरियल है। तो अगर हम एक एक लफ्ज़ पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और आपका मैनेजमेंट का कोर्स जो है वो 1 साल में भी ख़त्म नहीं होगा। तो हमने 2.5-3 महीने में ख़त्म करना है इंशाल्लाह, सही। तो रीडिंग आप साथ साथ करें, किसी भी लफ्ज़ में आपको इशू आए, आपको समझ ना आए, उसी दिन शाम को असर को जब भी आप पढ़ रहे हो, आपने बस सिर्फ ये करना है, ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप करना है, सर इस चीज़ की समझ नहीं आई, वो मैंने आपको परसों शायद बताया भी था, सही है। बस ग्रुप में मैसेज ड्रॉप करने, स्क्रीनशॉट ले उससे पिक्चर ले, उसमें हाईलाइट करे कि मुझे समझा दे ये चीज़, सही है। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि यार आपने तब तक वेट करना है जब तक मैंने रिप्लाई ना दिया हो। अच्छी बात है, मैं खुद कोशिश करूँगा मैं रिप्लाई दूँ प्रायोरिटी बेसिस पे, लेकिन आप लोग आपस में भी
ज़रा कनेक्टेड रहें कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में है जिसने ये टॉपिक पढ़ा है, उसको समझ आ गई है, दूसरे ने पूछ लिया, तो आप विलिंगली उसको आंसर कर लिया करें। इससे आप लोग ज़्यादा सीखते हो। मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, मेरे जो टीचिंग के स्किल्स हैं, वो इसी चीज़ की वजह से डेवलप हुए हैं कि मैं साथ-साथ अपने दोस्तों को भी पढ़ाता था। मैंने पहले दिन आप लोगों को कहानियाँ सुनाई हैं। सही है? एक-एक टॉपिक 10-10 दफ़ा पढ़ाया है लोगों को। तो फिर उसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरे अच्छे स्कोर्स आते थे। सही? तो डिस्कशन से फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है, चाहे वो ग्रुप में हो, चाहे वो फ़ेस टू फ़ेस हो। अच्छा, अब ऑर्गेनाइज़ेशन जो है चार्ट्स आर अ सिम्प्लिफाइड वे ऑफ डेमोंस्ट्रेटिंग फॉर्मल रिलेशनशिप्स। ये आप अपने आगे वाले एग्जाम्स में पढ़ेंगे। एफबीटी जो मैंने बताया था उसमें फॉर्मल इनफॉर्मल एक कंप्लीट टॉपिक है कि फॉर्मली किस तरह कम्युनिकेशन होती है, इनफॉर्मली किस तरह कम्युनिकेशन होती है। सही है? फॉर्मल रिलेशनशिप्स का मतलब ये है कि यार एक प्रॉपर पॉलिसीज और रूल्स के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्फो कम्युनिकेट होती है वो उस एक फॉर्मल तरीके से चल रही होती है। सही है? पॉलिसीज और रूल्स के तहत। सही? ये नहीं कि यार अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये पता कराना है, मैं कोई डायरेक्टर हूँ किसी कंपनी में और मैंने पता कराना है कि जो जूनियर रोल पे एक पोजीशन पे कोई एम्प्लॉई आया है, तो क्या वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? मैंने उसकी परफॉर्मेंस असेस करनी है। अब इसके 2 तरीके हैं, एक फॉर्मल तरीका, एक इनफॉर्मल तरीका। फॉर्मल तरीका ये है कि मैं एचआर से जाके पूछूँ, उनको बुलाऊँ, सही है? उनसे पूछो कि यार ये एम्प्लॉई आया है, इसके 2-3 महीने हो गए हैं या 2-3 हफ्ते हो गए हैं। आप इनकी परफॉर्मेंस असेस करें, या तो टेस्ट लेके या कोई ट्रेनिंग्स वगैरह देके उसमें इनसे फीडबैक ले, सही है? या इनकी सीनियर से पूछे, जो इनका एग्जैक्ट सीनियर है, सुपरवाइजर है, जिसके अंडर ये काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। उनसे आप पूछ लें और मुझे आप रिपोर्ट कर दें फॉर्मली ईमेल करके। ये नहीं कि ऑफिस में आके या कॉल करके बता दें सर ये इस तरह है, नहीं। कॉल इज नेवर अ सोर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। सही है? ऑफिस में कॉल पे कभी इस तरह आप सीनियर के साथ बात नहीं करते हैं। आपका एग्जैक्ट सीनियर होता है कोई ऐसी कम्युनिकेशन जो कि वो यानी जल्दी देना चाहते हैं, तो फिर सही है, फिर कॉल कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्टर को डायरेक्ट कॉल तो नहीं करनी ना। सही? तो ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, कॉल नहीं करनी, ईमेल करनी है, ये आप परफॉर्मेंस किस तरह से कर रहे हैं, एचआर को प्रॉपर एक रूट लेके, ये फॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं। लेकिन इनफॉर्मल क्या? कि अब मैंने जूनियर की परफॉर्मेंस असेस करनी है, मैं डायरेक्टर लेवल पे बैठा हूँ, जो मेरे और उस जूनियर एम्प्लॉय के बीच में अच्छे खासे स्टेप्स आ जाते हैं। मैं एक ऊपर सीढ़ी पे हूँ, सही है, सीढ़ी पे, और वो बिल्कुल नीचे है। मैं सारे बीच में स्टेप्स क्रॉस करके, स्केप करके मैं डायरेक्ट उसको बुलाऊँ अपने ऑफिस और उसको बताऊँ कि भाई स्टार्ट हो जाओ, तुमने ये 3-4 दिन में क्या किया, या तुमने 2-3 हफ्ते में क्या किया, तुमने क्या सीखा, कैसे किया, आगे मुझे दिखाओ। तो ये जो है ये गलत है। इससे वो एम्प्लॉय डिमोटिवेट भी होगा और वो खुल के बता भी नहीं सकेगा आपको, क्योंकि आप डायरेक्टर लेवल के बंदे बैठे ऊपर और वो एक जूनियर एम्प्लॉय है। सही है? तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो ये जो हम चार्ट पढ़ रहे हैं ना, ये मैं आपको वो फॉर्मल रिलेशनशिप्स बता रहा हूँ जो कि ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होते हैं या होने चाहिए। सही? तो सीनियर मैनेजमेंट जो है वो सबसे ऊपर होती है, फिर उसके नीचे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। अब सीनियर मैनेजमेंट में आपके डायरेक्टर्स आ जाते हैं या एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहे हैं। सही है? उसके नीचे डिफरेंट फंक्शंस है, डिपार्टमेंट्स है, और फिर हर डिपार्टमेंट में फिर डायरेक्टर भी होता है, उसमें फिर मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, उसके बाद मैनेजर्स, फिर असिस्टेंट मैनेजर्स, फिर सुपरवाइजर, और नीचे इस तरह चलते जाते हैं टूवर्ड्स ट्रेनीज। तो परचेजिंग जिस तरह हमने डिपार्टमेंट पढ़ा था, ये एक अलग डिपार्टमेंट होता है, इसके अपने सीनियर मैनेजर्स, सबसे पहले तो इसका अपना डायरेक्टर होता है। सही है? परचेजिंग डायरेक्टर। इसके बाद फिर सीनियर मैनेजर इसका होता है, फिर मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर। अब डिपेंड करता है, अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें हो सकता है कि डायरेक्टर के बाद डायरेक्ट मैनेजर आ रहा हो, और फिर मैनेजर के बाद डायरेक्ट सुपरवाइजर पे आके या जूनियर एम्प्लॉय पे आके खत्म हो जाए, यानी सिर्फ 2-3 हायरार्की हो। लेकिन अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें इवन वो जो मैं कहता हूँ ना कि यार डायरेक्टर के बाद सीनियर मैनेजर, फिर मैनेजर के अंदर भी 2 किस्म के होते हैं, मैनेजर 1, मैनेजर 2। फिर असिस्टेंट मैनेजर पे आगे असिस्टेंट मैनेजर 1, असिस्टेंट मैनेजर 2, कई भी तो 3 में भी चले जाते हैं। तो वो ज़्यादा हायरार्कीज रखते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है। सही है? और वो जितने ज़्यादा स्टेप्स रखेंगे उतने वो फॉर्मल तरीके से लेके चलेंगे उन चीज़ों को। सही है? तो वो ये डिपेंड करता है। इसी तरह प्रोडक्शन की भी है, प्रोडक्शन के अलग इस किस्म के डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, ये सारे लोग होंगे। सेल्स एंड मार्केटिंग, ये सारे डिपार्टमेंट्स हमने पढ़े हैं। फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, पर्सनल। सही है? एचआर का क्या काम होता है?
ज़रूरियात को पूरा करना। क्या बात की है यार, एम्प्लॉय की ज़रूरियात को पूरा, ये उसमें था डेफिनेशन में। सही कहा, सही कहा, सही कहा। आप बताएं, नहीं क्लास ली आपने, ली थी? चलिए आप बताएं, आप दोनों का झगड़ा तो नहीं हुआ? आप उनको पता ही नहीं है कि आपने आज आना है कि नहीं, और आप आके भी पीछे बैठी हैं आज। अच्छा बताएं। हायर करते हैं, फायर करते हैं? कौन सा वाला फायर करते हैं? हाँ हाँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वेरी गुड, ज़बरदस्त, आपने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। अच्छा, अब ये है कि वो कह रहे हैं दे विजुअली शो यू, असल में जो हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पढ़ रहे हैं उसका मकसद क्या होता है, क्या हिसाब होते हैं उससे, हम क्या सीख रहे होते हैं और उसका फ़ायदा क्या है। नज़र ही नहीं आ रहा सही। अच्छा, वो आपको एक तो बताते हैं कि हु इज़ इन चार्ज। इन चार्ज यानी चार्ज किसके हाथों में है, कंट्रोल किसके हाथों में है। अथॉरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल मैटर्स को देख रही हैं, संभाल रही हैं, यानी ऊपर की मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट। सही है। द पीपल एट द वेरी टॉप आर द लीडर्स, लाइक द पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इन अ फैमिली। आपकी एग्जाम्पल दे रही हैं। सही है। डैडी होते हैं, जो दादा होते हैं, वो फैमिली की ओवरऑल वो चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो वो इन चार्ज होते हैं। दे सेट द डायरेक्शन फॉर एवरीवन एल्स, वो सिर्फ डायरेक्शन सेट करते हैं कि यार ऐसे आप लोगों ने चलना है। फिर वो जो आपको उन्होंने बता दिया कि किस डायरेक्शन में चलना है, फिर चलना आप लोगों ने ही है। सही है। वो सिर्फ मैनेज कर रहे होते हैं, काम खुद नहीं करते वो लोग। सही। तो जलील आप लोगों ने होना है, जूनियर एम्प्लॉयज़ लग के, और काम आप लोगों से ही निकाला जाएगा। In a small business, this might be the honor. In a big company, it's usually a team of senior managers. अच्छा, ये बात ये क्यों कर रही हैं? वो जो स्मॉल बिजनेसेस का ये कह रही हैं ना, वो नॉर्मली उसमें शेयर होल्डर्स का कंसेप्ट नहीं होता। वो बिजनेस आपका ही होता है, आप खुद उसको चला भी रही हैं, यानी आप खुद इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, पैसे भी डाल रहे हैं, और आप सीनियर मैनेजमेंट के तौर पे बैठ के आप खुद रोज़ाना ऑफिस जाके भी काम कर रहे होते हैं। नॉर्मली इसी तरह होता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में। लेकिन जो बड़े कंपनीज होते हैं, जैसे नेस्ले है, यूनिलीवर है, कोका कोला है, पेप्सी है, ये जो सारी कंपनीज हैं, इसमें कभी भी ऑनर्स, जिस तरह एप्पल, तो इसमें कभी भी ऑनर खुद आके रोज़ाना ऑफिस आके वो नहीं कर रहा होता। सही। कुछ में होते हैं, बहुत कम केसेस में, लेकिन नॉर्मली वो इन्वेस्ट करते हैं, बैक एंड पे बैठ के वो सिर्फ देख रहे होते हैं, डिसीजंस ले रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन को उनके मैटर्स को जो देखा जा रहा होता है, वो सीनियर मैनेजमेंट ही देखती है, यानी डायरेक्टर लेवल के जो लोग। और मैंने आपको क्या कहा था, चाहे डायरेक्टर लेवल का बंदा क्यों ना हो, लेकिन ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो भी मजदूर है। सही है। तो मजदूर की डिफिनीशन हम पढ़ेंगे। मजदूर उसको नहीं कहते जो सिर्फ वो धूप पे काम कर रहे होते हैं, मजदूर वो भी है। सही है, जो सैलरी के लिए काम करते हैं। तब आप लोगों के ऊपर है, आपने मजदूर बनना है, आप लोगों ने बिजनेस करना है। सही है, बिजनेस करना है, लेकिन अब स्टार्ट से तो नहीं ना कुछ एक्सपीरियंस लेके, बट एवरी वन डज। अब फिर आगे आपको ये भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बताता है, क्योंकि हम हर एक लेवल को देख रहे हैं ना, स्टार्ट से लेके एंड तक। तो ये आपको ये भी चीज बताती है कि व्हाट एवरीवन डज। एक तो उन्होंने बता दिया हु इज इन चार्ज, ऊपर की बात हो रही है। फिर वो कह रहे हैं कि हर बंदा जो उन स्टेप्स में फॉल करता है, स्टेप वाइज, उसमें हर एक इंसान क्या कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ये आपको बताती है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ये सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं है जो मैंने आपको बता दिया, ये सिर्फ इस तरह नहीं होता कि एक पेज पे बना होता है और बस आपने कहीं पे छपवा दिया और आप कह रहे हैं बस यार इसको देखें, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। वो तो वैसे भी लोगों को पता होता है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर एक तो ये हायरार्की बनी होती है, प्लस उसमें आपको बताया जाता है कि यार इस बंदे का क्या रोल है। सही है। इसने डायरेक्ट करना है, फिर नीचे वाले लोगों ने मैनेज करना है अपने नीचे एम्प्लॉइज को, और ये इसने सुपरवाइज करना है, फिर नीचे वाले लोगों ने खुद काम करना है, और जो बिल्कुल इंटर्नीज या ट्रेनीज बैठे होते हैं उनसे एक्स्ट्रा चीजें करवानी होती हैं, उनसे प्रिंटिंग करवाते हैं, उनसे कॉपीज करवाते हैं। सही है। कहीं से पेन मार्कर चाहिए होते हैं तो उनको मार्केट भेजा जाता है, इंटर्नीज और ट्रेनीज से यही काम करवाते हैं। सही है। तो आप लोग भी स्टार्ट में यही करेंगे। सही है। पानी ले आए, चाय ले आई, नहीं पानी चाय नहीं मंगवाते, वो ज़्यादा हो गया है, लेकिन वो प्रिंटिंग कॉपी वाली चीज़ें चलती रहती हैं। वट एवरीवन डज, ये आपको बताया जाता है। सही है।
और ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट तभी एक फॉर्मल तरीके से चल सकती है कि उनको पता हो हर एक इंसान को कि यार मेरा काम क्या है और मेरा जो काम है उसकी स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब ये होता है लिमिटेशंस, कि यहां से लेके यहां पे मेरा काम एंड हो गया, बस इससे आगे या इससे नीचे ये किसी और एम्प्लॉय का काम है, हायरार्की में किसी और स्टेप के एम्प्लॉय का काम है। तो इसलिए फिर वो लिमिट्स क्रॉस भी नहीं करते। अब मैं एक जूनियर एम्प्लॉय हूँ, सही है, और मैं जाके भाई किचन कॉल करूँ मुझे कॉफ़ी ला के दें, तो कॉफ़ी अलाउड नहीं होती जूनियर के लिए, सही है। या मैं जाके भाई कहीं बोर्ड मीटिंग में जाके फ्रंट सीट पे बैठूँ, मैं कहूँ कि आज के डिसीजंस तो मैंने लेने हैं, सही है, तो फिर दूसरे दिन आपको रिजिग्नेशन ईमेल आ जाएगी, सॉरी रिजिग्नेशन नहीं, टर्मिनेशन ईमेल, सही। रिजिग्नेशन होती है कि आप खुद जाना चाहते हैं, टर्मिनेशन जो आपको निकाला जाता है। तो वट एवरीवन डज, ये पता होना चाहिए हर एक इंसान को, ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बताती है आपको। फिर हु रिपोर्ट्स टू हुम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस बंदे ने किस को रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट का मतलब वो FIR वाली रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट का मतलब है कि मैं किसको अकाउंटेबल हूँ। अकाउंटेबल का मतलब है आंसरेबल, सही है, मैंने किसको आंसर करना है। तो जाहिर बात है जो आपके एग्जैक्ट सीनियर है आपने उसको आंसर करना है। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से ही तो पता चलता है कि उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाता है ये, सही है, एक सीक्वेंस में। तो आपको पता चल जाता है कि मैंने किसको रिपोर्ट करना है, जो आपका एग्जैक्ट सीनियर है। अगर मैं असिस्टेंट मैनेजर हूं सपोज, और आपके वो जो हायरार्की है आपकी, उसमें लिखा गया है कि असिस्टेंट मैनेजर से ऊपर मैनेजर 1 है, सपोज करें, फिर ऊपर मैनेजर 2, तो मैंने डायरेक्ट जाके मैनेजर 2 को तो रिपोर्ट नहीं करना, या डायरेक्टर को, मैंने मैनेजर 1 को रिपोर्ट करने थे। वो मुझे कहां से पता चलता है? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से, सही है। आप इसको डिटेल में पढ़ लेना, हालांकि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता भी दी हैं, लेकिन पढ़ें इसको। अब ये है एक्टिविटी, और इसी में तो मज़ा आता है कि मैं आप लोगों को ज़रा जलील करूं, सही है, कि आप लोग सो तो नहीं रहे। अब मैच द गिवन डिफिनीशंस टू द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच फंक्शन, ये पिछले वाले क्लास से रिलेटेड है, सही है। अब पिछले क्लास से रिलेटेड है नहीं है, लेकिन ये इतनी आसान चीज़ है कि जिसने क्लास ना भी ली है तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उन्हें भी आनी चाहिए। एक आध क्वेश्चन मैं आप दोनों में से किसी एक से पूछूंगा, सही है। अब इसमें करना क्या है, इसमें सिंपल सिर्फ ये करना है कि ये फंक्शंस है यानी डिपार्टमेंट्स, मैंने बताया था फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू डिपार्टमेंट, सही है। फंक्शंस डिस्टिंक्ट होके उससे ही हम डिपार्टमेंट बनाते हैं, हर फंक्शन के लिए एक डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है। तो ये 4 किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं और ये उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये जो मैंने सामने लिखे हैं ये इनके एग्जैक्ट नहीं है, ये शफल्ड है, सही है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि यार सेल्स के सामने इनमें से कौन सा आना चाहिए, फिर इस तरह फाइनेंस के सामने इनमें से कौन सा आना चाहिए, या अगर मैं आपको बताऊं कि यार फाइंडिंग अ न्यू कस्टमर, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही है। सबसे पहले भाईजान आप बताएं, फाइंडिंग न्यू कस्टमर्स ये किस डिपार्टमेंट का काम है, किसी और ने नहीं बताना। हाँ, जबरदस्त, गुड। अच्छा बताएं, सेल्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये तो उसने क्या बताया, मतलब यार तुम उसे मतलब मुंह पे गलत कह रहे हो कि उसने गलत बता दिया। अब आप लोग आपस में डिसाइड करो पहले कौन सही है कौन गलत है। 1 मिनट वोटिंग करते हैं। आप क्या कहते हो, कौन सही है कौन गलत है? ये सही है, आप क्या कहते हो? कुछ कह दो यार, बस वोटिंग में तो शामिल हो जाओगे ना। वो कहते हैं ना आपको पॉलिटिकल सेंस है कि नहीं है, लेकिन वोट आपने डालना है, ये हक होता है, सही है। तो आप वोट डाले। हाँ, दोनों नहीं सही, अल्लाह अकबर, यार क्या कह दिया, कुछ भी सही। आपके बारे में तो मैंने बहुत अच्छे रिव्यू सुने हैं यार कि आप माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड इंसान हैं। चलिए सही है, कोई मसला, आपने क्लास नहीं दी। आप बताएं कौन सही है कौन गलत है? ब्लू, इंसान को ब्लू बना दिया। इनका नाम है, आप लोगों का एक दूसरे का नाम भी नहीं पता, क्या नाम है यार बता दें। अवैस, दानियाल, अवैस और दानियाल, अब नाम बताएं। हाँ नहीं बताना नहीं, बस सिर्फ नाम बताना था। हाँ आप बताएं, नहीं नाम बताएं। अवैस, नाम बोलने में गुनाह नहीं है, सही है।
हाँ, अवैस, अवैस, हाँ, वो होता है ना, एक 2-3 लोग अवैस बोल लेते हैं, फिर सारे कहते हैं यार यही सही होगा, क्योंकि सारे तो नहीं गलत हो सकते। सही है, यही यही सही है। जनाब, फाइंडिंग न्यू कस्टमर्स, मैंने आपको क्या बताया था परसों? ये तो हम वैसे मजाक करते रहते हैं, मैं आपको ट्रोल हरगिज़ नहीं कर रहा, हर इंसान से गलती होती है, कोई मसला नहीं है। सही है। फाइंडिंग न्यू कस्टमर्स, मैंने आपको सेल्स में कहा था कि जब हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो काम होता है प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट बन गए, फिर उसके बाद हमने उसे बेचना है, और बेचने से पहले हमने ये तो देखना है ना कि हम कस्टमर देख लें, कस्टमर फाइंड आउट कर लें, कस्टमर ग्रैब करें, उसे अट्रैक्ट करें, तभी हम सेल कर सकेंगे ना। तो ये जो कस्टमर फाइंड करना है, ये सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इसमें मार्केटिंग है नहीं है, तो ये सेल्स का ही काम है, फाइंडिंग न्यू कस्टमर्स। अच्छा, और वो जो बात हो रही थी एचआर की, वो है हायरिंग न्यू स्टाफ। सही है, जिस तरह वो डिटेल, हाँ, उन्होंने बता दिया कि हायरिंग, फिर फायरिंग, फिर उनको ट्रेन करना, उनको गाइड करना, उनके कोई इश्यूज हो तो वो रिजॉल्व करना। सही है, ये सारी चीजें किसके काम है? एचआर के काम है, ह्यूमन रिसोर्सेज, लफ्ज से जाहिर है। सही है। अच्छा, फिर फाइनेंस का कौन बताएगा? आपने भी बता दिए, आपने बता दिए, आप बताएं। हाँ, सही है, गुड, ज़बरदस्त। और एक रह गया परचेजिंग, तो ज़ाहिर बात है परचेजिंग का काम ही तो परचेस करना होता है, चीज़ें लेनी होती हैं, तो वो है इंश्योरिंग ओनली रिक्वायर्ड गुड्स आर बॉट। अच्छा, ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट भी करवाया था कि सिर्फ चीज़ें परचेज नहीं करना। सही है, राइट प्रोडक्ट्स एट अ राइट प्राइस एंड राइट क्वालिटी। सही है, ये शर्त है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो गए। चले यार, इसका मतलब है माशाल्लाह आप लोग ले रहे हैं इंटरेस्ट और आपको समझ आ रही है चीज़ें। बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ एन ऑफिस। ऑफिस का नाम आपने सुना है दफ्तर, सही है, जिसमें कुछ लोग आके इकट्ठे वो काम कर रहे होते हैं। तो वो जो मैंने कहा था ना कि ऑर्गेनाइजेशन किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, सही है, ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि यार आप लोग जो 4-5 या 7-8 लोग हो, तो आप इकट्ठे मिलके इकट्ठे काम करते हो, और काम क्या करते हो कि भाई पढ़ाई करते हो आप लोग, और आगे जाके आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? पेपर पास के फेल करना, पास करना, और अच्छे मार्क्स से पास करना। सही है, तो ये आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो आपका इकट्ठी भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही है। सही है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी कोई बिल्डिंग हो तो हम कहेंगे यार ये इदारा है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ नेम ऑफ अ बिल्डिंग। सही है, और जो बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं वो है ऑफिस। सही है, तो ऑफिस में ही लोग बैठ के फिर वो कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वो जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो अगर ऑफिस की डिफिनेशन को देखें तो ये भी ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ही कनेक्ट होता है, रिलेट होता है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं। सही, एन ऑफिस इज अ कम्बिनेशन ऑफ पर्सनल। पर्सनल मैंने आपको बताया था, पर्सनल जहां भी आए, ये पर्सनल का लफ्ज नहीं है, स्पेलिंग में डिफरेंस है। पर्सनल का मतलब होता है आपके बिजनेस लैंग्वेज में एम्प्लॉय। सही है, ये साथ साथ लिख लिया करें, कोई अगर पॉइंट रह गए आपने पहले नहीं लिखा हो तो। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखा, ऑर्गेनाइजेशन का लफ्ज आ गया बीच में। सही है, तो यानी ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है। सही, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए जो हम एम्प्लॉयज रखते हैं, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट, इंफ्रास्ट्रक्चर मींस बिल्डिंग, एक कंप्लीट डिपार्टमेंट वाइज जो आप वो कर रहे होते हैं, तो ये एक पूरी कम्बिनेशन जो है इसको हम ऑफिस कहते हैं। तो ये हम किस लिए कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। सही है, थिंक ऑफ एन ऑफिस एज द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द बिजनेस। सही, कि हमारे बॉडी को दिमाग और नर्वस सिस्टम ही चला रहा है। सही है, दिमाग, और फिर दिमाग कनेक्ट होते हैं बाकी जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं, तो वो नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स के थ्रू ही वो कनेक्ट होते हैं, नर्व्स के थ्रू। अब मैंने खुद भी एफएससी नहीं की थी, तो मुझे बायो का ज़्यादा पता नहीं है, कहीं पे गलत हो रहा हूँ तो आप लोगों को शायद ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन बायो मेरी फेवरेट भी नहीं थी, बहुत कोई अजीब सब्जेक्ट लगता था, बोरिंग। अच्छा, इट्स वेयर द पीपल एंड टूल्स कम टुगेदर टू कंट्रोल एंड मैनेज एवरीथिंग। सही, अब ऑफिस करता क्या है ये देख लेते हैं। दो किस्म की चीज़ें हैं जो कि ऑफिस में चल रही होती है, एक है इंफॉर्मेशन, एक है एडमिनिस्ट्रेशन। सर
चाय पिला दें कब तो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, तो इंफॉर्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब इंफॉर्मेशन असल काम यही होता है ऑफिस का, एडमिनिस्ट्रेशन साइड बाय साइड चल रही होती है ताकि वो हेल्प आउट करें ऑर्गेनाइजेशन को, ऑफिस को, कि वो इंफॉर्मेशन पे अच्छे से फोकस करें। जैसे अब क्रिसेंट का असल काम क्या है? पढ़ाना। तो इनका वो जो है असल डिपार्टमेंट कौन सा हुआ? फैकल्टी का। सही है, कोर जो एक्टिविटी है। लेकिन साइड बाय साइड आईटी का भी है, मीडिया का भी है, कोऑर्डिनेशन का भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, माशाल्लाह भाई साहब अच्छे खासे काम कर रहे हैं, गुड, अप्रिशिएटेड। लेकिन क्रिसेंट का असल काम क्या है? पढ़ाना। सही है। तो बाकी जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, जो डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, फंक्शंस चल रहे हैं, वो एक किस्म से एडमिनिस्ट्रेशन नेचर के हैं। वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम अच्छे से ये काम करें, डिलीवर करें। अब अगर मैं टीचर हो के मैं आगे जाके सुबह सुबह मतलब सुबह आके मैं आप लोगों के लिए प्रिंट भी लूँ, सही है, नोट्स भी प्रिंट आउट करूँ, फिर मुझे अगर चाय वगैरह चाहिए, पानी चाहिए, तो मैं खुद क्लास से बाहर जाके वो भी कर लूँ। मैंने क्लास रिकॉर्ड करना है तो मैं जाके पहले कैमरा भी सेट करूँ, 5-10 मिनट उस पर लगाऊँ, बीच में कोई इश्यूज आए तो वो भी मैं खुद रिजॉल्व करूँ। तो भाई क्लास किस टाइम में लूँ? घंटे के क्लास में तो भाई 40-45 मिनट इसमें ही निकल जाते हैं। सही है। तो अगर मैं अपने क्लास पे प्रॉपर फोकस रखना चाहता हूँ तो ये जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं ये मुझे उसमें हेल्प आउट करते हैं ताकि मैं अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड रहूँ। सही। तो इंफॉर्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब इंफॉर्मेशन वो तो सिंपल सी बात है, यानी इन्फो से निकला है, मालूमात से निकला है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम चल रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन के बेस्ट पे ही चल रहे होते हैं। आपके पास एक सर्टन टाइप ऑफ इन्फो आती है, इंफॉर्मेशन आती है, वो पहले रॉ फॉर्म में होती है। ये भी आप इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में। पहले वो रॉ फॉर्म में होती है। सही है। यानी हम उससे कुछ अखज़ नहीं कर सकते उसमें से। सही है। फिर हम उसको एक प्रॉपर ग्रुप में लाते हैं, उसको ग्रुप करते हैं, उसको एनालाइज़ करते हैं, उसको बाकी चीज़ों के साथ में लाते हैं, उसके रेशोज़ निकालते हैं डिफरेंट किस्म से, उसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एनालाइज़ करते हैं। सही है। फिर उससे हम कुछ चीज़ें अखज़ करते हैं और जो हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एनालाइज़ करते हैं उससे डाटा बन जाता है। सही। और उसी डाटा से फिर हमें हेल्प मिलती है कि हम आगे जाके उससे क्या फ़ायदा लें और क्या काम निकालें उससे। सही है। तो ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन एक बहुत जो है असल चीज़ ही यही है, इसके बेसिस पे वो चल रहे होते हैं। द ऑफिस इज लाइक इन्फॉर्मेशन हब। हब यानी ग्रुप। इट कैप्चर्स, अब किस तरीके से वो लेके चलते हैं मैं बता रहा हूँ। कैप्चर्स यानी गैदर्स, जहां जहां से उनको इंफॉर्मेशन मिले वो गैदर करते हैं। सही है। अब सपोज करें मैंने एक प्रोडक्ट बेचना है और क्या कहूँ यार, आपके वाले साइड पे एग्जांपल दे देता हूँ। कोई ब्यूटी प्रोडक्ट हो, मैंने एक कंपनी का वैसे ऑडिट किया था, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती थी। सही है। तो मुझे नाम याद नहीं है कि किस तरीके के होते हैं, लेकिन सपोज करिए कोई फेशियल टाइप प्रोडक्ट है। सही है। अब आपकी कोई कंपनी है और आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च लॉन्च की है, कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बाकी मार्केट की बनिस्बत, और वो स्किन के लिए हैज़र्डियस भी नहीं है, नुकसानदेह भी नहीं है और सस्ता भी है। सही है। यही दो चीज़ें तो चाहिए होती हैं आप लोगों को। अब ये जो है ये प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं। अब बेचने से पहले आपने क्या करना है? बेचने से पहले आपने ये देखना है कि यार मार्केट में किस किस्म के लोग बैठे हैं और वो क्या चाहते हैं। तो ये अगर आपने क्लास ली हो तो मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग में मैंने ये पढ़ाया था, एक लफ्ज़ मैंने पढ़ाया था, याद है वो लफ्ज़ सिर्फ बताएँ? नीड। हाँ, वो मैंने हाइलाइट किया था कि जहाँ पे मार्केटिंग की बात आई, नीड का जो लफ्ज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब ये जानें कि सामने वाले जो मेरे कस्टमर्स हैं उनकी नीड क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो जब वो ज़रूरत आप पहचान लेंगे उसके बाद आप इजीली मार्केटिंग कर सकते हो। सही है। तो अब आपने नीड कैसे पहचाननी है, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन कैप्चर करते हैं, गैदर करते हैं। और इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं? गैदर्स ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स and figures, whether it's a customer's email or a purchase order, this can be done automatically too. अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपके पहले से कोई कस्टमर्स हैं, 3-4 कस्टमर्स गुजरे, उन्होंने ये प्रोडक्ट खरीदा है और उन्होंने अपने रिव्यूज दी हैं, तो आप इंफॉर्मेशन वहां से गैदर कर सकते हैं कि किसी कस्टमर ने सपोज करें वो नाराज था आपके प्रोडक्ट से
और उसको कोई ज़्यादा खुशी नहीं हुई उस प्रोडक्ट को यूज़ करके, उसने आपको एक ईमेल कर दी, उसमें उन्होंने लिखे हैं कि यार आपके प्रोडक्ट में ये फ्लॉज़ है या मुझे अच्छा नहीं लगा, इसकी वो जो है पैकेजिंग अच्छी नहीं थी, कवरिंग अच्छी नहीं थी, डिज़ाइन अच्छा नहीं था, या जो है जो मैं यूज़ कर रही थी तो वो कोई मेरे चेहरे को अजीब सा वो फ़ील हो रहा था, कोई सूजन टाइप हो रही थी, जो भी है। तो ये जो आपकी रिव्यूज़ आए हैं ईमेल के थ्रू, ये भी एक किस्म की इंफॉर्मेशन है जो कि आप कैप्चर कर चुके हैं, गैदर कर चुके हैं। इसके अलावा आप खुद भी कोशिश करते हैं कि मार्केट में जाके सर्वे करें। जब भी आप प्रोडक्ट नया लॉन्च करते हैं तो बाकायदा वो कंपनीज़ अच्छा खासा रिसर्च करती है। सही है? प्रॉपर वो लोग आपने देखे होंगे कि आप सपोज़ करें आप कहीं मार्केट में जाके कहीं मार्केट आप निकले हैं वीकेंड पे, आपने कुछ खाना खाना है, कहीं बरकत मार्केट गई हैं? वो जो बाहर आप बैठे होते हैं नॉर्मली वहाँ सारे लोग बाहर ही बैठते हैं। अभी ज़रा उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। पहले तो लोग जो भी अगर कहीं आपने कोई शेक पीनी होती या कोई वैसे आप कुछ खा रहे होते, फ्राइज़ वग़ैरह, तो वो बाहर ही लोग बैठे होते थे। तो वो डिफरेंट किस्म के लोग आके वो प्रोडक्ट्स उनके हाथ में होते हैं। ख़ैर वो तो छोटे-छोटे कंपनीज़ के होते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बाजी आप ये देख लें, ये प्रोडक्ट्स हैं और ये आप ज़रा ट्राई कर लें, या परफ्यूम्स वो कर रहे होते हैं। तो वो उसी के थ्रू वो रिव्यूज़ लेते हैं या सर्विस करते हैं, या कहीं पे लोगों ने फॉर्म उठाया होता है कि आप ज़रा प्लीज़ 2-3 मिनट हमें देखिए, ज़रा फॉर्म आप फिल कर लें। सही है? तो उसमें क्या होता है, वो रिव्यूज़ ले रहे होते हैं, सर्वे कर रहे होते हैं कि यार हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोग क्या कहते हैं। सही है? तो वो रिव्यूज़ रोड पे ज़रूरी नहीं है कि वो रोड पे निकल के ही रिव्यूज़ ले। सही है? वो डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस, यूनिवर्सिटीज़ जाके वो विज़िट्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं। सही है? बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में यही होता है, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आके वो सेमिनार्स करती हैं, स्टूडेंट्स के साथ वो मिल के वो उनसे रिव्यूज़ लेते हैं। सही है? और उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है। तो ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग ही है। सही है? कैप्चरिंग। तो डिफरेंट तरीकों से हो सकती है। दिस कैन बी डन ऑटोमैटिकली टू। ऑटोमैटिकली का मतलब है कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। सही है? या वो ऑटोमैटिक बेस पे खुद ब खुद चल रही है। जैसे कस्टमर ने खुद ब खुद कंप्लेंट कर दी और उसने ईमेल कर दिया आपको कि ये मसले मसाइल आ रही हैं। तो ऑटोमैटिक ही हुआ, आपने खुद कोई एफर्ट्स तो नहीं डाले। सही? तो पहले आप इन्फॉर्मेशन कैप्चर करते हैं, फिर स्टोर करते हैं। अब ये जितने भी रिव्यूज़ आते हैं, जितनी भी आप फीडबैक्स लेते हैं, खुद रोड पे निकल के यूनिवर्सिटी जाके सेमिनार्स लेके, कहीं पे आपने कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिए किसी कस्टमर का, सही है? तो आपके पास वो एक डिजिटल फॉर्म में एक चीज़ आ गई है। कहीं पे आप पेपर बेस्ड पे वो सर्विस कर रही हैं, कहीं पे आप कॉल्स करके कस्टमर से पूछ रही हैं फीडबैक कि हमने आपको ये प्रोडक्ट 2 दिन पहले बेचा था, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आपने यूज़ कर ली हैं? आपका वैसे इसका यूसेज कितना है? आप कितने दिन बाद यूज़ करते हैं? रोज़ाना बेस पे यूज़ कर रहे हैं कि नहीं? उसका कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं? सही है? तो ये आप कॉल के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। अब डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन लेके, डिफरेंट सोर्सेज़ से, वो उसके बाद लेके आप फिर उसे स्टोर करते हो, क्योंकि जब स्टोर नहीं करोगे फ़ायदा ही नहीं है। कॉल आपने की और आपने कॉल रिकॉर्ड ही नहीं की। जैसे आप बैंक कॉल करते हैं तो वो आपको स्टार्ट में वो एक पट्टी पढ़ा रहे होते हैं कि क्वालिटी बेहतर करने के लिए आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। तो इसलिए तो रिकॉर्ड करते हैं ताकि बाद में जाके वो देखना चाहे कि यार कस्टमर क्या ही कंप्लेंट कर रहा था। सही है? तो वो चीजें फिर स्टोर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, अपने पास रखते हैं। कीप ऑल दैट कैप्चर्ड डेटा सेफ एंड साउंड आइदर ऑन पेपर और इन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स, जो भी उनके लिए फिजिबल हो, सो इट कैन बी यूज्ड लेटर। इमेजिन सेविंग कस्टमर डिटेल्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस। देखें, कस्टमर डिटेल्स आ गई। सही है? फॉर फ्यूचर रेफरेंस यानी अब जैसे आप कस्टमर, जो बड़े कस्टमर्स होते हैं कंपनी को, बाकायदा उनके नाम से लेके उनके घर के एड्रेसेस तक सब कुछ लिखा जाता है। सही है? क्योंकि लाखों की सेल की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं आप और उनके बीच में। अब कस्टमर के नेम का ही आपको पता नहीं है, कल को जाके आपने उस कस्टमर को अप्रोच करने पैसों के लिए, आपको नाम का ही पता नहीं है, कहाँ से पैसे लाओगे? तो वो सारे उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स, उनका नाम क्या है, उनके अब्बू का क्या नाम है, वो किस किस्म की बिजनेस करते हैं, कहाँ पे उनका ऑफिस है। सही है? ये सारी चीजें आप नोट करते हैं, उनकी ईमेल एड्रेस, उनका फोन नंबर, ये सारी चीजें आप अपने पास रखते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये भी डेटा ही है, इंफॉर्मेशन ही है। सही है? प्रोसेसेस, अब चलो हमने गैदर भी कर लिया, हमने स्टोर भी कर लिया। स्टोर करने से कोई फायदा तो नहीं होता, आप उस पर काम भी तो करना है ना, क्यों गैदर कर रहे थे? सही है? तो वो जो काम हमने फिर आगे करना है उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग ऑफ डेटा ऑफ इंफॉर्मेशन। सही है? वैसे इंफॉर्मेशन वर्सेस डेटा में फर्क है। आप वैसे तो हमें सेम ही लगते हैं, इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें फ़र्क है। वो जो मैंने आपको बताया ना स्टार्ट में कि यार इंफॉर्मेशन जो है वो रॉ फॉर्म में होती है और उससे हम कुछ अखज़ नहीं कर सकते।
जब हम उसको उस शेप में लाते हैं, उस फॉर्म में लाते हैं कि उससे हम कुछ गेन कर सके, कुछ निकाल सके, हमें कुछ समझ आ सके कि यार इसका क्या मतलब है, तब उसको हम डेटा कहते हैं। तो ये आप आगे सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैंने अभी के लिए सिर्फ आपको बता दिया कि इंफॉर्मेशन एंड डेटा सेम नहीं है, उसमें ये फ़र्क है। सही है? टर्न्स रॉ डेटा, अब रॉ डेटा असल में इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, रॉ डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब आप बताएं, यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड रॉ डेटा में कौन सा डेटा है और कौन सी इंफॉर्मेशन है? और रॉ डेटा क्या है? जबरदस्त जबरदस्त। दिस मीन्स लुकिंग एट इट, हमने पहले उसको देखना है, उसको एनालाइज करना है, मेकिंग चेंजेस, फिर उसमें से चेंजेस करने हैं, और चेंजेस ऐसे करने हैं कि जहां से हमें कुछ फिर अखज हो सके, हमें कुछ पता चल सके कि यार हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं, हमें हमें क्या फायदा हो सकता है। सही है? एंड ऑर्गेनाइजिंग इट, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यह है कि उसको एक तरीके से उसको सब कहें कि अरेंज करना है। सही है? जैसे कि आपने डेटा ले ली है कस्टमर से रिलेटेड कि आप देखना चाह रहे हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है, जैसे कि आप जो लॉन्च कर चुकी हैं, और आप देखना चाह रहे हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है, मैंने जिसको भी बेचा है 3-4 महीने के अंदर, वो कौन से लोग यूज़ कर रहे हैं। अब आपने डिफरेंट किस्म लोगों को कॉल करके पहले आप उससे उनका नाम पूछ रहे हैं, फिर आप पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हैं, फिर आप उनसे पूछ रहे हैं आपका जो है एज ग्रुप क्या है, यानी कौन से एज ग्रुप में आप फॉल करते हैं, 20 से 30 तक, या 10 से 20 तक, या आप आगे 40 से ऊपर उसमें कहीं आप फॉल कर रही हैं। ये आप उनसे एज ग्रुप पूछते हैं, फिर आप उनसे उनकी वो पूछते हैं, जेंडर भी पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ फीमेल यूज़ करें, मेल भी यूज़ करते हैं अच्छे खासे। सही है? आजकल के तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वो भी आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप उन एजुकेशन लेवल पूछ सकते हैं उनसे। बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह, मतलब 6-7 तो मैंने एग्जांपल दे दी। ये जस्ट इंट्रो है, बाकी तो आप पूछेंगे, फीडबैक लेंगे प्रोडक्ट के बारे में। अभी जो आपने जनरल इन्फॉर्मेशन उनसे पूछी है ना, उनके इंट्रो से रिलेटेड, अब इसको आपने कैसे प्रोसेस करना है? इसमें चेंजेस करके वो जो मैं लफ्ज़ समझाना चाह रहा हूँ ना, है ऑर्गेनाइजिंग इट। आपने इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है? एक कस्टमर को कॉल करके आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चली, फिर दूसरे को आपने एक पेज पे लिख लिया, दूसरे पे लिख लिया, तीसरे पे लिख लिया। अब इससे आपको क्या हज़ूर है? कुछ भी नहीं जब तक आपने उसको ऑर्गेनाइज ना किया हो। क्या मतलब ऑर्गेनाइज? सबसे पहले आप एक्सेल पे जाते हैं, नेम का एक कॉलम बनाते हैं। सही है? ये हम एक्सेल का जो चैप्टर पढ़ेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। नेम का एक कॉलम बनाते हैं। कैसे नेम का कॉलम बनाते हैं मैं समझा देता हूँ आपको। इधर ही ये ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है। अब आपने जैसे हर कस्टमर से रिलेटेड नेम पूछे हैं, एज, ये सारी चीजें पूछी हैं। आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले नेम का एक कॉलम बनाते हैं, फिर आप बनाते हैं भाई एज ग्रुप। सही है? फिर आप देखते हैं कि उनका एजुकेशन लेवल क्या है। सही है? फिर आप देखते देखते हैं कि जेंडर क्या है। डिफरेंट किस्म की चीज़ें, हमने सिर्फ 4 उठाई हैं। सही है? नेम से तो खैर हम ज़्यादा कुछ वो नहीं कर सकते, लेकिन चलें देख लेते हैं। अब जैसे कोई कस्टमर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, 5 किस्म के कस्टमर्स हैं। एक की है एज ग्रुप 20 से 30, एक जो है वो है 15 टू 20। सही है? एक है सपोज करें कोई 30 से 35 में है। एक कोई आंटी थी, वो 50 प्लस थी। सही है? और एक कोई, यार ये भी तो आने चाहिए ना, इनको भी तो होता है शौक, इन्होंने भी तो यूज़ करने हैं। अब ये सारे हैं एज ग्रुप। अब इनका एजुकेशन लेवल देखते हैं। सपोज करें कोई 30 वाले हैं, वो भी मास्टर्स कर चुके हैं। सही है? 15 टू 20 वाले जो हैं वो सपोज करें एफएससी कर चुके हैं। 30 टू 35 वाले जो हैं वो सपोज करें वो बेरोजगार बैठे हैं। पढ़ा तो है उन्होंने, लेकिन कुछ तो खराब भी लिखना है ना, सब कुछ पॉजिटिव तो नहीं लिखना। 50 प्लस की जो आंटी है वो हाउस वाइफ है, वो फारिग है, बेटी है, उनका कोई ज़्यादा काम नहीं होता घर में, तो प्रोडक्ट्स एक्सपीरियंस करती है। सही है? और 10 टू 15 जो है वो कोई सपोज करें कोई
मैट्रिक, चलिए आपकी मान लेते हैं ये मैट्रिक। अब ये सपोज करें ये सबसे पहला वाला कोई बाई जानता, सही है, ये है मेल, हम एम और एफ लिखते हैं सिंपल। ये कोई मेल थे, ये फिर फीमेल, और बेरोज़गार भी नॉर्मली मेल ही होते हैं, फिर हाउस वाइफ ये तो फीमेल ही है और ये भी फीमेल है। अब जब आपने इसको ऑर्गेनाइज किया ना, अब आप मुझे खुद बताएं ज़रा, आपके माइंड में वो चीज़ें आ रही होंगी, आप पिक कर रहे होंगे कि मेरा ऑर्गेनाइज से क्या मतलब था। जब आप वैसी इंफॉर्मेशन ले रहे थे, कोई कस्टमर था, उसकी इंफॉर्मेशन आप कोई एक पेज पे आपने रिकॉर्ड कर ली, 3-4 दिन बाद आप किसी और को आपने कॉल की, वो कहीं आपने किसी और पेज पे भी नहीं, सपोज करें आप ऑफिस में बैठे थे और आपके सामने टेबल था और उस पर आपने जल्दी जल्दी लिख लिया, सही है। फिर तीसरे कस्टमर को कॉल करें, वो कहीं आपने कहीं और लिख लिया, अपने पैड में आपने लिख लिया, अपने लैपटॉप में सेव कर लिया। तो कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं किसी एक जगह पड़ी है, कुछ कहीं दूसरी जगह, कुछ कहीं तीसरी जगह, सही है। आप उसको एक टेबल में या एक जगह पे ला नहीं रहे। और जब आप ले आते हैं और आप उसको फिर थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी मैं उसको एक ही लिए अलग अलग नहीं लिख रहा, मैं सारों का इकट्ठे, लेकिन इस तरीके से शफल करके, इस तरीके से लेके कॉलम वाइज लिख के उसको मैंने ऑर्गेनाइज कर ली है। अब इससे मैं कुछ अखज़ कर सकता हूँ। क्या अखज़ कर सकता हूँ? अब देखें, मुझे इससे ये पता चला कि जितने भी मेरे कस्टमर्स अभी तक हैं, उसमें फीमेल का जो पोर्शन है वो ज्यादा है और मेल का कम है। इसमें 40% मेल है एंड 60% फीमेल है। तो 40% मेल एंड 60% फीमेल। अब इससे क्या अखज़ होता है? इससे ये अखज़ होता है कि यार अगर मैंने मार्केटिंग करनी है, मैंने फोकस करना है, तो मैंने ज्यादा फीमेल पे फोकस करना है। अब सपोज करिए 40 की बजाय ये सिर्फ 20% मेल होते हैं और ये 80% फीमेल, तो आपने ज्यादा किसकी नीड्स पे फोकस करना है? फीमेल के, क्योंकि मेल और फीमेल की नीड्स जो है वो उसमें डिफरेंस हो सकती है और होती भी है। तो आपने अगर प्रोडक्ट बनाना है, बेचना है, उसको आपने मार्केट करना है, तो ऐसी तरीके से मार्केट करना है कि जिसमें आप ज्यादा फोकस फीमेल कस्टमर्स पे करें। इन्हीं से तो ज्यादा रेवेन्यू बन रहा है, ज्यादा पैसे तो इन्हीं की तरफ से आ रहे हैं। अब सपोज कर, इसका क्या एग्जाम्पल क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसकी एग्जाम्पल ये है कि अब डिजाइन के ऊपर हम बात करते हैं। जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सही है, उसकी जो आपने डिजाइन बनाई है, सपोज जो उसका डब्बा टाइप आपने बनाया है, वो कोई बहुत क्यूट टाइप नहीं है, मतलब बिल्कुल वर्ड है, बिल्कुल कोई बोरिंग टाइप डिजाइन आपने बनाया है। उसकी कलर भी आपने ब्लैक किस्म की रखी है या सिंपल वाइट, उसमें कोई आपने कोई ज्यादा चीजें भी नहीं लिखी, बस सिर्फ उसका प्रोडक्ट का नाम लिख लिया, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लिख लिए और डब्बे के ऊपर कुछ और है ही नहीं, सही है। अब मेल तो उसे प्रेफर कर लेंगे, लेकिन फीमेल कभी भी ऐसी चीज को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि फीमेल का नॉर्मली वो नेचर होता है कि उन्हें जरा प्यारे किस्म की चीजें चाहिए होते हैं, उसको वो प्रेफर करते हैं, उसकी विजुअल्स अच्छी हो। ये मैं निगेट नहीं कर रहा, अच्छी बात होती है, यही तो डिजाइन की खासियत होती है, सही है। उसकी कलरिंग अच्छी हो, उस पर कोई सपोज करें कोई सिंबल टाइप बना हो, सही है, तो ऐसी चीजों को वो प्रेफर करते हैं। अब अगर मेरे कस्टमर्स ही फीमेल ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी डिजाइन को अकॉर्डिंगली बनाऊंगा और प्रोडक्ट की जो है पैकेजिंग उसी तरह से रखूंगा, सही है। तो इससे मैंने यह अखज़ किया। अब इसी तरह एजुकेशन लेवल, इसमें बेरोजगार सिर्फ एक ही है, बाकी सारी एजुकेशन या हाउसवाइफ इन्होंने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। तो यानी ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या है, वो पढ़े लिख के लोग हैं। इसका मतलब यह है कि मैं उनको उल्लू नहीं बना सकता, तो मैंने अपने स्ट्रेटजीज को अकॉर्डिंगली एलोकेट करना है, साइन करना है, उस तरीके से लेके चलने हैं, सही है। कुछ ना कुछ से निकल जाएगा, मैं आपको जस्ट वो शॉर्ट बेसिस पे कह रहा हूँ, सही है। इस तरह एज ग्रुप से भी कुछ ना कुछ निकल ही आएगा कि यार कौन से लोग, किस एज के जो लोग हैं, किस एज ग्रुप के लोग हैं जो कि मेरे प्रोडक्ट ज्यादा यूज करते हैं। वो यंग एज के लोग ज्यादा यूज करते हैं, या 40-50 से ऊपर के लोग ज्यादा यूज करते हैं, या जो है 10-15 के बीच में या 10-20 के बीच में जो यंगस्टर्स हैं वो ज्यादा यूज करते हैं। तो जब आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो तब उससे कुछ निकल आता है, सही है। तो इस लफ्ज की समझ आ गई है। उन्होंने ऐसे इशारा किया है कि यार अब तो, मैंने कहा इस लफ्ज की समझ आ गई। अच्छा, रिपोर्ट्स और शेयर्स, अब सही है, हमने ऑर्गेनाइज भी कर ली है, हमने उसके कुछ चीजें अखज भी कर ली है, लेकिन अब अखज तो की है, लेकिन अब उस पर उसको आगे प्रोसीड भी तो करना है ना, अब एक्शन लेना है। तो एक्शन क्या है, रिपोर्ट्स और शेयर्स क्रिएट्स इजी टू अंडरस्टैंड समरीज, उसके हमने समरीज बनाने हैं। किस चीज के समरीज बनाने हैं, वो जो हमने ऑर्गेनाइज किया था उससे जो हमें जो चीजें मिली,
जो हमने समझा कि हाँ यार इसके बेसिस पे हमने फिर ये करना है, फिर ये करना है, इसके बेसिस पे ये करना है, इसके बेसिस पे ये करना है, और जो भी आपके माइंड में वो चीजें आई, आप फिर उसके प्रॉपर समरीज बनाते हो, सही है, उसको ग्रुप करते हो और फिर आगे उसको आप रिपोर्ट करते हो या शेयर करते हो अपने जो सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे, आप डिस्कशंस करते हो, मीटिंग्स उसके ऊपर होती हैं कि यार अब तक जो हम कर रहे थे, जो हमारे स्ट्रेटजीज थे, अब इससे आगे इस इंफॉर्मेशन के बेस पे, इन समरीज के बेस पे हमने अपने स्ट्रेटजीज को एडजस्ट करना है, उसमें चेंजेस लाने हैं, उनको इंप्रूव करने हैं, सही है। तो ये आपका स्टेज बन जाता है रिपोर्ट्स और शेयर्स का, सही है। टू द राइट पीपल इनसाइड and outside the company, this could be a weekly sales report for the sales manager or an invoice for a customer, ये सारी चीजें हैं, सही है। अभी तक आपके नए नए वाले नोट्स आ गए हैं? हाँ, सही है, सही है। एडमिनिस्ट्रेशन को जल्दी करते हैं, वही चीजें थी मैंने आपको कहा था, जो बाकी के रह जाते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है, जो वो आपको सपोर्ट करते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। बियॉन्ड इंफॉर्मेशन, the office also handles the day-to-day management of the business and its people. This includes things like managing deliveries, making sure products get to customers, सही है, कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो टाइम पे कस्टमर को पहुंचे, सही है, ये वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मैनेज कर रहे होते हैं। कंट्रोलिंग कस्टमर क्रेडिट, कस्टमर क्रेडिट का मतलब है जो आप कस्टमर को कोई चीज़ अगर कर्ज पे बेच रहे हैं, ये क्रेडिट का लफ्ज़ मैंने आपको समझाया था, जहाँ पे भी क्रेडिट का लफ्ज़ आया आपके कोर्स में, तो क्रेडिट से मुराद कर्ज है, सही है। यानी जब आप कस्टमर से ऑन द स्पॉट जब आपने चीज बेचती, उसी टाइम आप उनसे कैश नहीं ले रहे, चाहे वो 2 घंटे बाद क्यों ना लेते हो आप उनसे, अगर 2 घंटे बाद भी आपको दे रही हैं तो वो भी क्रेडिट हुआ, 2 घंटों के लिए कर्ज तो है, सही है। कि अब कंट्रोलिंग का क्या मतलब, कस्टमर क्रेडिट कंट्रोल करने का मतलब ये है कि यार आप बाकायदा ये सारी चीज़ ऑर्गेनाइज करके डाटा, उन सारी चीज़ों से आप अखज़ करते हैं कि यार कौन से मेरे ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं हमें पेमेंट करने में, सही है। तो वो एक रिस्क होता है आपके लिए। आपने नॉर्मल एक ड्यूरेशन रखी होती है कि यार 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों ने पेमेंट करनी है, 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगाया तो फिर आप लोगों के ऊपर फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी, या हम आपसे फिर ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे, 10% एक्स्ट्रा। तो ये कंट्रोल करने का ही एक तरीका होता है। या आप फॉलो अप्स लेते हैं, जैसे महीना ख़त्म होने लगता है, लास्ट दिन आते हैं, तो महीना ख़त्म होने से पहले पहले आप उनको प्रॉम्प्ट्स देते हैं, कॉल्स करते हैं कि भाई जान आपका जो है वो टाइम ख़त्म होने वाला है, तो लिहाजा आप पेमेंट करें महीने ख़त्म होने से पहले। जैसे आपका बैलेंस होता है फ़ोन में और वो ख़त्म होने लगता है, तो आपको पहले से वो मैसेजेस आते हैं कि आपका वो बैलेंस ख़त्म हो रहा है, तो लिहाजा आप रिचार्ज कर लें। या आपने पैकेज किया होता है इंटरनेट का, तो भी आपको मैसेज पहले से आते हैं कि आप रिचार्ज कर लें, सही है। तो ये कस्टमर क्रेडिट इस तरह वो कंट्रोल करते हैं। मॉनिटरिंग एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर किया जाता है। ट्रैकिंग थिंग्स लाइक वर्क आवर्स एंड परफॉर्मेंस, कि वो जो उनके घंटे असाइंड है कि इतने घंटे इन्होंने दिन में काम करने हैं, 8 से 9 घंटे, सही है, तो वो अपना वो काम कंप्लीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये आप मैनेज करते हैं। यानी सिंपल, कौन लोग मैनेज करते हैं? एचआर, जबरदस्त जबरदस्त, एचआर मैनेज करते हैं, सही है। तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड पे आ जाते हैं। इन्फोर्सिंग रूल्स, सही, रूल्स को इन्फोर्स करते हैं ताकि कि जो भी चीजें चल रही हैं वो रूल्स और पॉलिसीज के मुताबिक हो। तो मेकिंग श्योर एवरीवन फॉलोज कंपनी पॉलिसीज एंड गेट्स द राइट ट्रेनिंग, ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारे लोग आ जाते हैं, सही है। ये जो रेड में मैंने लिखा है आप पढ़ लें, समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुझसे पूछ लें। 4 मिनट्स हमारे पास हैं, लैपटॉप में चार्ज भी कम है, उम्मीद करता हूँ कि ये बंद ना हो, मुझे फाइल भी नहीं भेजी ना। चलें जल्दी जल्दी आपके नोट से पढ़ते हैं, आप इनके साथ पढ़ो, दो जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा तो नहीं हो रहा आज के लिए? बताएं मुझे, जहां पे अगर आप लोग स्टक हो रहे हैं कि यार नहीं बस अब ऊपर से गुजर रही है तो बताया करें, सही है। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है? लफ्ज से जाहिर है। सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि हर एक चीज जो ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है, आपके डिफरेंट फंक्शंस, आपने उनको सेंट्रलाइज कर दिया, यानी एक सेंटर पे आके आप उसको देख रहे हैं और उसको मैनेज कर रहे हैं, सही है। हर एक चीज को आप अलग अलग नहीं देख रहे। जैसे सपोज करें कोई एक कंपनी है और उसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं, सही है, एक लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, फैसलाबाद में है, कहीं कराची में एक है, कोई इस किस्म की 4 से 5 ब्रांचेस हैं, और इसकी जो हेड ऑफिस है वो सपोज करें लाहौर में ही है, सही है। अब 2 ऑप्शंस है,
या तो वो ये कर सकते हैं, सपोज करिए कोई फंक्शन है, हम फंक्शंस की असल में बात कर रहे हैं, कोई उनका कोई फंक्शन है, सपोज करिए प्रोडक्शन। अब उनके पास दो ऑप्शन है, या तो प्रोडक्शन लोकल हो यानी डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब यह है कि वो एक सेंटर में आके प्रोडक्शन नहीं हो रही, इस्लामाबाद में भी हो रही है, कराची में भी प्रोडक्शन हो रही है, सही है, फैसलाबाद में भी और लाहौर में भी, सही है, यानी हर सिटी में फैक्ट्रीज आपके हैं और प्रोडक्शन चल रही है। और जो चीज़ वहाँ पे बनती है तो कराची में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती है वो कराची वाले एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वहाँ पे सेल आउट होती है, इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद, और हर सिटी के अपने सिटी को वो देख रहे होते हैं, अपने रीजन को देख रहे होते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या था कि हम फैक्ट्री एक ही रख लेते हैं, सपोज कर ले लाहौर में, शेखुपुरा वाले साइड पे, क्योंकि लाहौर के अंदर आप फैक्ट्री नहीं बना सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। सपोज करें वो शेखुपुरा पे आपकी बहुत बड़ी सी फैक्ट्री है, सारी जितनी भी आपकी प्रोडक्शन है वो वहाँ पे ही होती है, उसको वहाँ पे ही मैनेज किया जाता है, और जब बन जाती हैं चीज़ें तो वो फिर इकट्ठे उसमें से फिर वो पोर्शंस बनाए जाते हैं कि यार इतनी चीज़ें जो हैं कराची में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, कराची जाके वो ट्रक्स जाते हैं या जो भी है, और कुछ चीज़ें इस्लामाबाद साइड पे, कुछ फैसलाबाद साइड पे, कुछ लाहौर के अंदर ही, सही है। तो ये कौन सा सिस्टम हुआ, ये सेंट्रलाइज्ड हुआ कि आपने एक फंक्शन को सेंट्रलाइज किया एक ही जगह के अंदर, तो ये सेंट्रलाइज्ड फंक्शन हुआ। इस तरह डिफरेंट फंक्शंस को देखें, आईटी को देखें, अपने उस फाइनेंस एंड अकाउंटिंग को देखें कि यार फाइनेंस एंड अकाउंटिंग आपकी हर जगह अलग अलग हो रही है, आपकी एक ही हेड ऑफिस के अंदर हो रही है सिर्फ, सही है। इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए, हर एक फंक्शन को अलग अलग, इसका ये मतलब होता है। तो द एग्रीगेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ एन, एग्रीगेशन का मतलब ग्रुप करना, एक ही जगह इकट्ठा करना, सही है। एग्रीगेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी परफॉर्म्ड एट अ सिंगल लोकेशन, सही है, एक ही लोकेशन पे वो सारे परफॉर्म हो रहे हैं पूरे कंट्री के लिए। पावर एंड अथॉरिटी आर हेल्ड बाय सीनियर मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है ये, सही है। जहां पे आप चीजों को सेंट्रलाइज करते हैं तो पावर एंड अथॉरिटी जो होती है वो सीनियर मैनेजमेंट के हाथों ही होती है, वो किसी और की तरफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। और ये तो जाहिरी बात है, अगर हेड ऑफिस के साथ ही फैक्ट्री है लाहौर के अंदर, तो सीनियर मैनेजमेंट ऑलमोस्ट यहाँ पे ही बैठी है, जो सीनियर लेवल के लोग हैं। आपने ब्रांचेस अगर और निकाली भी हैं तो 10-15 साल कंपनी के ऑपरेट करने के बाद आप कहीं कराची में आपने एक ब्रांच निकाल लिया, फिर 10-15 साल बाद आपने इस्लामाबाद में एक ब्रांच खोल ली है, कहीं और जगह पे ब्रांच खोल ली है, तो वहां पे आपके इतनी सीनियर मैनेजमेंट के लोग नहीं होते, या वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्यादा टाइम नहीं गुजार चुके होते, सही है। तो वो जो असल लोग हैं वो यहाँ पे ही बैठे हैं। तो अगर आप एक फंक्शन को सेंट्रलाइज करेंगे, एक ही जगह से वो ऑपरेट होगा, तो उसके ऊपर कड़ी नजर होगी सीनियर मैनेजमेंट की, अथॉरिटी भी उनके पास ही होगी। तो ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, लेकिन दोनों के अपने मेरिट्स डीमेरिट्स हैं। दूसरी की तरफ आते हैं, डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर वेयर द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में बी परफॉर्म्ड एट मल्टीपल लोकेशंस, जिस तरह मैंने बताया आपको। पावर एंड अथॉरिटी आर डिलीगेटेड टू जूनियर मैनेजमेंट, डिलीगेटेड का मतलब ट्रांसफर करना, उनके साथ शेयर करना, सही है। तो अथॉरिटी सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट के हाथों नहीं है, आप जूनियर मैनेजमेंट को भी अथराइज करते हो, उनको भी ऑटोनमी देते हो, खुद मुख्तार करते हो उन्हें, सही है। अब इसका भी ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि जब आप जूनियर को कुछ ना कुछ अथॉरिटी देते हो तो वो एक किस्म की ऑटोनमी, एक किस्म की वो फील करते हैं, प्राइड फील करते हैं कि यार हाँ मुझे भी कोई अथॉरिटी मिली है, मुझे भी कुछ समझा जा रहा है कि यार मेरे अंदर भी है कुछ स्किल्स, तो उसकी वो एक किस्म से उसको वैल्यू किया जा रहा है, तो फिर अकॉर्डिंगली वो ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, और वो अच्छे से काम करते हैं। तो दोनों के मेरिट्स डिमेरिट्स है। लेकिन अगर आप उनको बहुत ज़्यादा अथोराइज कर दो, सारे अथॉरिटी उनके हाथ में डाल दो, यार बस आप लोग करो जिस तरह भी करते हो, बस हमें सिर्फ रिपोर्ट करो बस मंथली बेसिस पे, तो भाई वो फिर कुछ भी करना चाहिए वो करेंगे। तो मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों के हैं, उनको बैलेंस रखना है। तो दोनों सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज दोनों, हम इधर तो है ही नहीं। तो एग्जांपल्स, अ कंपनीज एचआर डिपार्टमेंट लोकेटेड, मैंने आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एग्जांपल दी, ये एचआर की बात कर रहे हैं, लोकेटेड ओनली एट द हेड ऑफिस वेयर ऑल हायरिंग इज डन, सही है। हेड ऑफिस के अंदर ही एचआर नॉर्मली इसी तरह होता है, एचआर का जो है फंक्शन वो नॉर्मली सेंट्रलाइज्ड होता है कि जितनी भी ऑफिस के लिए वो हायरिंग करते हैं, एक ही ऑफिस से वो उसको देख रहे होते हैं, हेड ऑफिस में वो बैठे होते हैं जहां से सारी हायरिंग्स होती हैं, और फिर फैक्ट्रीज और बाकी जगहों पे वो बेचते हैं लोगों को। इन अ सुपरमार्केट चेन, ये दूसरा एग्जांपल दे रही हैं, ईच स्टोर मैनेजर हायर स्टाफ अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स,
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड, और मैंने आगे लिखा भी है। पहला एग्जांपल सेंट्रलाइजेशन का था, दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन का है। सुपरमार्केट चेन जो है, सपोज करिए कोई बहुत बड़े सुपरमार्केट्स हैं, मॉल है, उसका एक पूरा चेन है, डिफरेंट सिटीज़ में उनके है, और उन्होंने अपने स्टोर्स के लिए मैनेजर्स रखने हैं। सपोज करिए यूरो स्टोर का है वो मार्केट चेन, तो यूरो स्टोर ये आपकी गार्डन टाउन में भी है, ये कहीं और भी होगा, कहीं डिफेंस में जाके, शायद लाहौर से बाहर भी हो। जिस तरह अगर हम अल फतेह का देखें तो अल फतेह के अच्छे खासे ब्रांचेस है, कराची में भी है, पेशावर में भी है, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है। सही है। तो वो फिर क्या करते हैं, वो जो स्टोर मैनेजर्स रखते हैं, जो उनके एक स्पेसिफिक स्टोर को देख रहे होते हैं ओवरऑल, वो लोकल लोग रखते हैं। लोकल लोग इसलिए रखते हैं ताकि क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज होता है अपने सिटी के बारे में, अपने लोगों के बारे में, कि यार उनके क्या प्रेफरेंसेस हैं, उनकी बिहेवियर क्या है। सही है। तो वो फिर उनकी जो होती है स्टोर मैनेजर जो वो हायर करते हैं, वो फिर हर एक अलग अलग से हायर करते हैं, वो सेंट्रलाइज नहीं होते। तो डिसेंट्रलाइजेशन है, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। अब आपने क्या करना है, क्लास 3 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो उन्होंने भी जाना है, तो हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं। जो एडवांटेजेस हैं वो आपने पढ़ के आने हैं। ऑलमोस्ट मैंने बता भी दिए कि क्या क्या एडवांटेज है। एक आध शायद नया हो आपके लिए, आप पढ़ लें, समझ आ गई, बहुत अच्छी बात। नहीं, मैंने कल पढ़ाना है वैसे, लेकिन आप लोग देख लें। सही है। तो सेंट्रलाइजेशन के क्या एडवांटेजेस है, डिसेंट्रलाइजेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, और सिंपल जो डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस होंगे वो सेंट्रलाइजेशन के लिए डिसएडवांटेजेस होंगे, और इसी तरह सेंट्रलाइजेशन वाले डिसेंट्रलाइजेशन के लिए डिसएडवांटेजेस। यानी आपको एक, वो कहते हैं एक तीर से दो शिकार, दोनों आपको प्लेट में रख के मिल गई हैं। विच वन इज बेटर, ये भी एक डिबेट है, और एग्जाम्पल भी मैंने दी है, ये आप पढ़ लें। बाकी का डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह कल हम इसको रिवाइज करके, इसको करके हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए।